दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, पूर्व अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे दिल्ली के प्रभारी पाज झा जी, दिल्ली के क्षेत्र से चुने हुए सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी, श्रीमान मनोज तिवारी जी, श्री रमेश विधूरी जी, दिल्ली की नगर निगम के महापौर, पार्टी के प्रमुख नेता, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारीगण, और कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के और मित्रों, मैं सर्वप्रथम श्री सतीश उपाध्याय जी का आभारी हूं कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद जो पार्टी के आरडब्ल्यूए सेल का पहला कार्यक्रम है, उसके साथ जुड़ने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। दिल्ली अपने आप में एक ऐतिहासिक नगर है और हम सबके सामने ये चुनौती है कि इसको दुनिया के सबसे प्रमुख और खूबसूरत नगरों में से एक बनाएं। वैसे तो हम देखें तो दिल्ली में सब कुछ है, एक ऐतिहासिक चरित्र भी है। ऐतिहासिक चरित्र यह है कि पुरातन दिल्ली बनी और कहीं भी दुनिया के किसी शहर में जहां मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। उन्नीस 1911 में जब नई दिल्ली बनी तो जो पुरानी दिल्ली से एक अलग चरित्र नई दिल्ली का बना। इस चरित्र को इंपीरियल कैरेक्टर कहते हैं और यहां का जो आर्किटेक्चर है और जो पुराना आर्किटेक्चर है, दोनों में एकदम अंतर है। एक देहात था, एक नई कॉलोनियां बसने लगी और सन 47 से लेकर, क्योंकि प्रमुख केंद्र था दिल्ली का, आर्थिक केंद्र है देश का, तो स्वाभाविक है पूरे देश भर से लोग यहां आएंगे। और आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दिल्ली में यातायात की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, ये तमाम सुविधाएं यहां के लोगों को उस दर पे मिल पाए जिसको वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो दोहरा चरित्र है दिल्ली का कि एक तरफ दुनिया का बहुत खूबसूरत शहर है और दूसरी तरफ ऐसे इलाके भी हैं जहां जन सुविधाएं नहीं हैं, ये गंभीर समस्या है जिसका उत्तर ढूंढना और हल ढूंढना तमाम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। 9 सप्ताह पहले अपनी सरकार बनी है केंद्र में। और इस सरकार की जो नीति है इस देश का निर्माण करने की,
उसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जो पुरानी सरकार से एक दृष्टि से भिन्न है। जिस माहौल में हमें सरकार मिली है, वो देश की अर्थव्यवस्था और देश के प्रशासन की दृष्टि से कोई बहुत मजबूत और सुदृढ़ परिस्थिति नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस देश की अर्थव्यवस्था से पूरे विश्व का विश्वास एक प्रकार से उड़ रहा था। देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में विश्वसनीयता का एक प्रश्न चिन्ह लग चुका था। बाहर से तो हम लोग छोड़े, देश के भीतर से भी जो लोग पैसा और पूंजी लगाना चाहते थे, उनको भी लगता था कि इस देश के अंदर पूंजी लगा पाना अपने आप में मुनाफे का सौदा नहीं रहेगा। हम शब्द सुना करते थे जिनका पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ था कि नीति निर्माण के कार्यक्रम में जैसे लकवा हो गया हो, पॉलिसी पैरालिसिस। और ये दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया भी प्रयोग करता था। हमारी टैक्सेशन नीति ऐसी कि उसको देखकर शब्द का प्रयोग शुरू हुआ टैक्स टेररिज्म। पूरे विश्व भर में आलोचना। पिछले 4-5 वर्षों की परिस्थिति ये थी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया अपने आप में रुक गई थी। जिस दिशा में निर्णय होने चाहिए थे, उस दिशा पे ही प्रश्न चिन्ह था। भ्रष्टाचार की वजह से अर्थव्यवस्था के कुछ केंद्र ऐसे थे जिनमें बहुत बड़ा झटका लगा हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में जो कोयला है, उसके रिजर्व 200 वर्ष के हैं। हमारे देश में 70% बिजली कोयले से बनती है और 200 सालों के लिए पर्याप्त कोयला है। लेकिन कोल की खानों के अंदर घोटाला हो गया तो $20 बिलियन यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपए का सालाना कोयला हम विदेशों से ला रहे हैं। हमारे कारखाने बिजली के चले, विदेशों से कोयला इसके लिए लाए। ये परिस्थिति देश की है। हमारी टैक्स, अगर आंकड़ों में हम लोग देखें तो जिस अर्थव्यवस्था को दुनिया में चीन के बाद हम दूसरे नंबर पे उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग इकोनॉमी मानते हैं, पिछले 2 वर्षों से 5% से भी नीचे हमारी विकास दर थी। और जब विकास दर नीचे आती है, उसमें जो हमारे पैदावार का क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग का और रोजगार के अवसर, उस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पैदा होते हैं, उसमें कोई विकास नहीं। 1 वर्ष तो नीचे गया। जब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र नीचे चला जाए तो सरकार केवल नौकरियां ही नहीं जाती, सरकार का राजस्व रेवेन्यू भी नीचे चला जाता है।
एक्साइज नहीं मिलता, कस्टम ड्यूटी नहीं मिलती, कम हो जाते हैं। और अगर सरकार की जेब में सरकारी खजाना कम हो जाए तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है और ना गरीबी को दूर करने के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उसके लिए पर्याप्त साधन होते हैं। और मोदी जी की जब सरकार बनी, इस परिस्थिति में बनी है। मैं केवल 3-4 विषय बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाहर बरसात भी तेज है, मैं केवल 1-2 अंतर बतला देता हूं। मोदी जी की ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की बनी है, मैंने संसद में भी कहा, हम लोगों से ज्यादा पैसा वसूल करें, हाई टैक्सेशन वसूल करें, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। और इसलिए इस वर्ष इस कठिन परिस्थिति के बाद भी हमारी जो नीति है वो एकदम अलग है। इस देश के अंदर फैक्ट्रियां बढ़े, इस देश के अंदर व्यवसाय और व्यापार बढ़े, अगर हम टैक्सेस ज्यादा लगा देते हैं तो जो सामान है महंगा हो जाएगा, वो बिकेगा नहीं, फिर बाहर चीन का माल बिकेगा। अपने देश के सामान को कैसे सस्ता करना है और देश में पैदा होने वाले सामान को कैसे सस्ता करना है, ये हमारी नीति है। और इसलिए जहां जहां हम साधनों की कमी के बाद भी इसमें कमी कर सकते थे, वहां करने की हम लोगों ने कोशिश की। हमारी नीति ये है कि कम टैक्सेशन के आधार पर व्यापार और व्यवसाय और उद्योग को इतना बढ़ाओ कि उसके बढ़ते हुए साइज से आपकी ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगी। इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मैन्युफैक्चर, increase productivity, you will get more taxes. ज्यादा टैक्स लगाने से ज्यादा टैक्स नहीं मिलेगा, वो तो आपका सामान बाजार में बिकेगा ही नहीं। बिजली की कमी है तो हमने यहां तक कह दिया जो बिजली के अंदर निवेश करेगा, इस देश में बिजली पैदावार करने के लिए 2017 तक उसको टैक्सेशन की हम छूट देंगे। देश में नए उद्योग लगे, पहले नीति होती थी 100 करोड़ रुपया लगाओगे तो आपको टैक्सेशन कम देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। छोटे और मध्य स्तरीय उद्योगों के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो 25 करोड़ तक भी लगाएगा उद्योग में, ताकि नए उद्योग, नई फैक्ट्रियां, इनकी संख्या बढ़े। कई ऐसे आइटम है, किसी पे कस्टम ड्यूटी कम करना, किसी पे एक्साइज ड्यूटी कम करना, प्रायः एक दिशा के अंदर हम लोग चले और उद्देश्य यह है कि देश में पैदावार बढ़े। मैंने आते ही बजट से पहले कई ऐसी चीजें थी, कार्स थी, कुछ मशीनरी थी, कुछ और कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स थे, उसकी एक्साइज ड्यूटी की कमी वर्ष के अंत तक दिखला दी। उसका असर नजर आने लगा कि जो सामान बाजारों में बिक नहीं रहा था, जून और जुलाई के महीने में उसका ट्रेंड अपने आप में बदलने लग पड़ा। जब वो सस्ता होगा तो स्वाभाविक है कि ज्यादा उपभोक्ता आएंगे, ज्यादा उपभोक्ता आएंगे तो दुकानदार का भी माल बिकेगा, फैक्ट्री वाला भी ज्यादा बनाएगा। कई
कई ऐसी नीतियां हैं। अब इस देश के बैंक केवल 58% जनसंख्या तक है। मोदी जी उसका औपचारिक उद्घाटन करने वाले हैं। हम लोगों ने योजना बनाई है कि बैंक की जो रीच है ये 58% तक ना पहुंचकर ये इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति तक पहुंचे। और 15 अगस्त को इसकी वो औपचारिक घोषणा करने वाले हैं। इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। ₹2,80,000 करोड़ रुपया सरकार का बहुमत रहेगा बैंकों में, कंट्रोल सरकारी बैंकों में रहेगा, लेकिन जो 51-52% से ज्यादा शेयर हैं उसको छोटे बाजार में छोटे शेयर होल्डर्स तक बेचना, उससे लगभग 2,80,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करना और उसके माध्यम से बैंक की हर ब्रांच गांव-गांव तक पहुंच जाए। जिन गांव तक नहीं पहुंच सकती वहां अन्य योजनाएं बैंक पहुंचने की, कहीं कियोस्क लग जाए बैंक का। ये तमाम योजनाएं सरकार ने इतने 9 सप्ताह के अवधि काल में इसको तैयार किया है। और जब गांव में रहने वाले छोटे व्यक्ति को भी बैंक की सुविधा प्राप्त हो जाती है, वहां से उधार लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है, तो कोई ना कोई कारोबार करके अपने निर्माण के लिए और समाज के निर्माण के लिए वो योगदान करता है। जिन क्षेत्रों में देश का विश्वास उठ रहा था, पिछली डेट पे टैक्स लगा देना, जो निवेशक है उससे हजारों करोड़ रुपए के टैक्स के झगड़े में उलझते रहना, उन सबको हमने निपटाने का छोटे से अवधि काल में प्रयास किया। जहां तक छोटे टैक्स पेयर हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आज तक किसी एक साल के बजट में कभी 10,000 की छूट, 20,000 की छूट बढ़ जाती थी, इससे ज्यादा नहीं होता था। मैं जब सुझाव लेकर गया था प्रधानमंत्री जी के पास, और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि कोई देश का वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के समर्थन के बगैर ये कर नहीं सकता। छोटे व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा हो, हर गृहिणी के बटुए में ज्यादा पैसा हो, आप अपनी टैक्सेशन पॉलिसी इस हिसाब से बनाइए। हम लोगों ने इनकम टैक्स की जो छूट थी, आज तक जो दी गई है, एक साल में कभी 20,000 की दे दी गई। पहली बार हमने सीधा 2 लाख से 2.5 लाख कर दी। वृद्ध लोगों के लिए 2.5 लाख से 3 लाख कर दी। मुझे जब किसी ने पूछा, मैंने कहा सबसे अधिक खेद मुझे यह है कि अभी तो वो साधन है जो कांग्रेस के लोग छोड़ के गए हैं। अगर मेरे पास साधन ज्यादा होते और मेरी क्षमता होती तो मैं स्वयं तो इससे भी संतुष्ट नहीं हूं। देश को सबसे अधिक लाभ मिलता है जब आम और छोटा व्यक्ति पैसे जोड़ता है। आज जब व्यक्ति पैसे जोड़ता है तो वो केवल अपने घर में अलमारी में नहीं रखता, वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखता है, वो किसी शेयर में रखता है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेता है, वो प्रोविडेंट फंड में डालता है। और ये जो बचत का पैसा होता है, ये समाज के लिए इन्वेस्टमेंट और निवेश बन जाता है। यूपीए के कार्यकाल में महंगाई की वजह से जो लोगों की बचत करने की क्षमता थी वो समाप्त हो चुकी थी, और जो हमारा सेविंग्स रेट है इकोनॉमी का, वो एक वर्ष में पिछले एक वर्ष में 33% से 30% और कम हो चुका था। अब लोगों का दोबारा बचत करने का अभ्यास बढ़ाया जाए,
ये केवल लोकप्रियता के लिए नहीं किया। जब आपके हाथ में 50,000 रुपए की छूट ज्यादा दे दी, जिसपे टैक्स की बचत होगी, उसके साथ साथ जो लोग बचत के लिए इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं पैसा, 1 लाख की छूट थी, उसमें 50,000 और डालकर उसको 1.5 लाख कर दिया। ये जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स अपने आप में देश के लिए इन्वेस्टमेंट बन जाती हैं। ये वो सारा पैसा है जो LIC के माध्यम से, इंश्योरेंस के माध्यम से, प्रोविडेंट फंड के माध्यम से, बैंक के माध्यम से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। और इसमें से लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए जो बैंक्स और इन संस्थाओं में जाते हैं, वो फिर देश के निर्माण में काम आते हैं। और हर व्यक्ति को लाभ होता है कि इस 50,000 पे भी उसको पूरी टैक्स की छूट मिल जाती है। हमने सेविंग्स को इनकरेज किया। आज भी इस देश में 35-40% लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं। अटल जी की सरकार थी तो हमने यह स्थिति पैदा कर दी थी कि किराए पर मकान महंगा लगता था, बैंक से उधार लेकर मकान बनाना, उसकी किस्त देना अपने आप में सस्ता हो गया था। क्योंकि अटल जी की सरकार के जमाने में जो ब्याज की दर थी, जो घर के लिए चाहिए था, वो 7% के करीब हो गई थी। आज ये फिर ऊंची ले गए, उसको धीरे धीरे नीचे लाना है। महंगाई अगर धीरे धीरे टेपर डाउन होती है तो वो भी अपने आप में धीरे धीरे नीचे आएगी, वो रिजर्व बैंक काम करता है। लेकिन लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए कि आप मकान खरीदने में, फ्लैट खरीदने में पैसा लगाइए। अब जो आदमी अपना घर खरीदने में या फ्लैट खरीदने में पैसा लगाएगा, उसको प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की टैक्स की छूट मिलेगी। 50,000 हमने वहां बढ़ा दिया। उसका असर यह है कि प्रति माह, हर महीने अगर आपको 17-18 हजार रुपए की टैक्स की छूट मिलती है, जिसमें आगे टैक्स बचेगा, और कल को अगर अर्थव्यवस्था थोड़ी स्थिर होती है, ब्याज दर नीचे आती है, तो वही 2001, 2002, 2004 की स्थिति कि किराया महंगा लगेगा, खुद खरीदना और उसकी किस्त देना और टैक्स का लाभ लेना, वो अपने आप में ज्यादा लाभदायक बनेगा। उसमें समाज के लिए सीमेंट भी बिकेगा, स्टील भी बिकेगा, मजदूर को भी रोजगार मिलेगा। रियल एस्टेट और हाउसिंग तो अपने आप में समाज को बहुत बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। इन तमाम और जिन चीजों के हमने टैक्स बढ़ाए भी, वो अधिकतर वो थे जिनका स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, एरिएटेड ड्रिंक्स। खराब आर्थिक स्थिति में कांग्रेस छोड़ के जाए और उसमें एक उत्साह का माहौल हम लोग पैदा करें, यही नीति हम लोगों ने दिल्ली के लिए अपनाई। दोनों बजट्स में, केंद्र में और दिल्ली में, हमने ये कोई चुनाव का वर्ष नहीं दिया है। चुनाव तो अभी हाल में हुआ है। लोग ऐसी छूट चुनाव के वर्ष में देते हैं। हमने नीति की दृष्टि से की कि आप कम टैक्सेस लगाओगे और लोगों के हाथ में जब पैसा ज्यादा आएगा, वो ज्यादा खर्च पाएंगे, ज्यादा जोड़ पाएंगे, उससे आर्थिक गतिविधि और बढ़ेगी, जिसका समाज को लाभ मिलता है। पैदावार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, लोगों का खर्चा भी बढ़ेगा। हमने दिल्ली के बजट में भी टैक्स नहीं लगाया और उतने ही साधनों में जो जो सुविधाएं दिल्ली के नागरिकों को हम लोग दे सकते थे, हम लोगों ने देने का प्रयास किया। कई स्कूल बनाने हैं, कई नए हॉस्पिटल बनाने हैं जहां हॉस्पिटल नहीं थे, मौजूदा हॉस्पिटल्स का साइज बढ़ाना है। ये जितने काम कर सकते थे, और छोटे छोटे मसलों तक, दिल्ली में 50 नए डायलिसिस सेंटर बने, दिल्ली में 110 एम्बुलेंसेस सड़क के ऊपर रहे ताकि फोन करते ही
कोई एक्सीडेंट का केस है या इमरजेंसी का केस है तो हॉस्पिटल ले जाने तक एक जन सुविधा लोगों को उपलब्ध हो। बिजली की इतनी खराब स्थिति हमें विरासत में मिली दिल्ली की, जो कमी भी थी, जो बीजे बिजली कुछ जाती रही गर्मियों में, तो पता चला दिल्ली में बिजली पर्याप्त मात्रा में आ रही है। पिछले 10 सालों में बिजली के वितरण का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, उस पर खर्च ही नहीं हुआ। वो इतना कमजोर हो चुका है कि पीक लोड के समय कोलैप्स कर जाता है। हमारे नौजवान मंत्री है पीयूष गोयल जी, वो रात 2-2 बजे तक घूमते थे पावर ग्रिड के साथ, क्योंकि दिल्ली में कोई सरकार की मशीनरी नहीं थी। उनको ठीक करवाना और उसको लाइन के ऊपर लाना, 2-3 दिन में वो उसको ले आ पाए। और जो दर बढ़ती है उसमें भी हमने ये परिस्थिति पैदा की कि दिल्ली में जो छोटा उपभोक्ता है बिजली का, और 84%, 84% वो हैं जो छोटे उपभोक्ता हैं। उनके ऊपर केवल आगे बोझ ना पड़े इतना ही नहीं, पहले की तुलना में उनको कम देना पड़े। तो छोटे उपभोक्ताओं को ₹1.20 यूनिट और 80 पैसे यूनिट 84% कंज्यूमर्स का बिल कम करना। और उसके पीछे कारण यह है कि दिल्ली की बाकी राज्यों की तुलना में दिल्ली की टैक्सेशन इकट्ठा करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है, बाकी राज्यों की थोड़ी कम है, क्योंकि दिल्ली में व्यापार व्यवसाय अच्छा है और इसलिए उन साधनों का प्रयोग करके छोटे उपभोक्ता पे असर ना पड़े उसको सब्सिडाइज करना। आज मित्रों, हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती ये है कि कई बार हमें कठिन निर्णय भी लेने हैं। पिछले 2-3 दिन में आप अखबार में पढ़ते होंगे, आप में से बहुत लोगों को शायद समझ ना आए, WTO के संबंध में विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ बातचीत में हमें एक फर्म पोजीशन लेनी पड़ी। और उसके पीछे कारण बड़ा स्पष्ट था कि जिस दशा में पिछली सरकार हमें छोड़ के गई थी, अगर हम उस नीति के हिसाब से चढ़ते तो देश के सब छोटे किसानों का हित हमें नजरअंदाज करना पड़ता। और ये वास्तविकता है कि इस देश का छोटा किसान बहुत तकलीफ में रहता है। आज भी ये परिस्थिति है कि उसको खेती करने का जो खर्चा है कई बार फसल से वसूल ही नहीं हो पाता। जब वो कर्जे में दब जाता है तो वो आत्महत्या तक पहुंच जाता है। उसका हित हमारे लिए सबसे प्रमुख था। बहुत दबाव आते हैं, लेकिन सरकार ने बड़ा स्पष्ट रवैया रखा कि हम सब वार्तालाप में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन बाकी दुनिया के देश भी हम अपने किसानों के हित के साथ समझौता कर पाए, इसके लिए हमें मजबूर न करें। मुझे लगता है कि जो कदम सरकार उठा रही है, अगले कुछ महीनों में उनका असर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और देश में जो एक निराशा का माहौल था, उसको बदलने में हम लोग, उसको मोड़ने में, बदलने में हम लोग सफल हो पाएंगे। मैं केवल आप लोगों से इतना ही अपेक्षा करूंगा कि इस सरकार को में वो समस्याएं नहीं है जो पुरानी सरकारों में थी। निर्णय लेने की भी समस्या है नहीं है,
कठिन निर्णय भी हम लोग ले सकते हैं जो लंबे अरसे में देश के हित में हो। और जिन लोगों को प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी दी है वो बड़ी ईमानदारी के साथ अपने अपने विभागों में मेहनत करके इसका असर उभर कर सामने आए उसका प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये आरडब्ल्यूएस के साथ जो सतीश उपाध्याय जी ने आज चर्चा का एक माहौल आरंभ किया है, ये वन ऑफ एकमात्र बैठक नहीं होनी चाहिए, ये एक लगातार प्रयास और प्रक्रिया रहनी चाहिए जिसमें छोटे ग्रुप्स में भी बैठ सकते हैं। शासन के अलग अलग विभागों के जो प्रमुख हैं उनके साथ आप बंद कमरे में भी बैठ के करवा सकते हैं प्रमुख लोगों की, ताकि जनता की समस्या क्या है और उनको पीड़ा किस चीज की है इसका अंदाजा हम लोगों को भी होता रहे। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि बहुत समय आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी इस माहौल के अंदर, पर बरसात आई है तो अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है बरसात का आना, और इसलिए इसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ हुई होगी तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।